नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? मतलब कोई एकदम खुलकर बात करता है तो कोई बिल्कुल शांत रहता है। किसी को हर चीज सलीके से चाहिए तो कोई रोमांच के पीछे भागता है। तो आज हम व्यक्तित्व के मनोविज्ञान की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इंसानों को कुछ खास प्रकारों में बांट सकते हैं या फिर हमारे व्यक्तित्व को जानने का कोई और ज्यादा बेहतर तरीका है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तित्व को देखने के दो सबसे बड़े नजरियों को समझेंगे, प्रकार और गुण। फिर हम देखेंगे कि लोगों को अलग अलग प्रकारों में डालने का ये विचार आखिर आया कहाँ से और इसमें दिक्कतें क्या हैं। इसके बाद हम गुणों के स्पेक्ट्रम को समझेंगे, जो आज के मनोविज्ञान में ज्यादा माना जाता है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि क्या ये दोनों विचार एक साथ काम कर सकते हैं, और ये सब जानना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। तो तैयार हो जाइए, ये एक बहुत ही रोचक यात्रा होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम किसी के व्यक्तित्व को, किसी की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम उन्हें कुछ बने बनाए बक्सों में डाल रहे होते हैं, या फिर हम उन्हें एक स्पेक्ट्रम पर देख रहे हैं जहां हर कोई थोड़ा बहुत अलग है? ये दो बहुत ही अलग दृष्टिकोण हैं और दोनों की अपनी अपनी कहानी है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले चलिए इन बक्सों वाले दृष्टिकोण को समझते हैं। इसे कहते हैं टाइप थ्योरी या प्रकार सिद्धांत। ये ना चीजों को बहुत सीधा साधा रखता है। इसके हिसाब से आप या तो एक श्रेणी में आते हैं या दूसरी। जैसे मान लीजिए एक लाइन है और आपको या तो इस पार खड़ा होना है या उस पार। आप या तो अंतर्मुखी हैं या फिर बहिमुखी। बीच में खड़े होने का कोई विकल्प ही नहीं है। ये एक तरह से आपको एक पक्का लेबल दे देता है, और सच कहें तो इसे समझना बहुत आसान है, और शायद इसीलिए ये इतना लोकप्रिय भी हुआ। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी स्पेक्ट्रम वाला नजरिया। इसे कहते हैं ट्रेट थ्योरी या गुण सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्तित्व कोई लेबल या बक्सों का खेल नहीं है, बल्कि ये डिग्री का मामला है। मतलब कोई भी 100% अंतर्मुखी या बहिर्मुखी नहीं होता। हम सब में कुछ हद तक दोनों ही गुण होते हैं। ये सिद्धांत हमें एक स्केल पर रखता है और बताता है कि हम में कौन सा गुण कितना ज्यादा है और कितना कम। पता है, इतिहास में बहुत लंबे समय तक लोगों को ऐसी ही श्रेणियों में बांटना व्यक्तित्व को समझने का मुख्य तरीका माना जाता था। और ऐसा क्यों न हो? आखिर हमारे दिमाग को लेबल और श्रेणियां बहुत पसंद है, ये जटिल चीजों को आसान जो बना देती हैं। इन सिद्धांतों ने हमें इंसानी व्यवहार की उलझन को समझने के लिए एक सीधा साधा ढांचा दे दिया। ये सरल तो था, पर सवाल ये है कि क्या ये सटीक भी था? अगर हम थोड़ा इतिहास में झांक कर देखें तो कई बड़े प्रभावशाली प्रकार सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। जैसे कार्ल युंग ने साइकोलॉजिकल टाइप्स की बात की, जिसने बाद में एक बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी टेस्ट को जन्म दिया। फिर विलियम शेल्डन जैसे लोग आए, जिन्होंने तो शरीर की बनावट के आधार पर ही व्यक्तित्व के प्रकार बता दिए। और आपने टाइप ए व्यक्तित्व के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो हमेशा जल्दबाजी में, तनाव में रहते हैं। इन सभी विचारों ने हमारी सोच को बहुत गहरा आकार दिया है। और हाँ, शायद आपने भी कभी MBTI या मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट लिया होगा। ये प्रकार सिद्धांत का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये आपको 4 अलग अलग पैमानों पर परखता है और आखिर में आपको INFJ या ESTP जैसा 4 अक्षरों का एक कोड दे देता है। दुनिया भर में लोग इसे खुद को और दूसरों को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा फिल्मों के किरदारों को भी इन प्रकारों में बांटने में मजा लेते हैं। इन सरल लेबलों की अपील इतनी जबरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। अकेले अमेरिका में ही 10,000 से ज्यादा कंपनियों ने टीम बनाने, लीडरशिप ट्रेनिंग देने और करियर के लिए मार्गदर्शन देने के लिए MBTI जैसे टेस्ट का इस्तेमाल किया है। 10,000! ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यह दिखाता है कि हम सब अपनी पहचान को समझने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं, भले ही तरीका थोड़ा सरल ही क्यों ना हो। लेकिन इतनी लोकप्रियता के बावजूद क्या ये बक्से या प्रकार असल में काम करते हैं? वैज्ञानिक समुदाय में इन सिद्धांतों को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए जाते हैं, जो इनकी पूरी नींव को ही चुनौती देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन श्रेणियों के साथ असल में समस्या क्या है। देखिए, सबसे बड़ी और बुनियादी समस्या है अति सरलीकरण। इंसान का व्यक्तित्व बहुत जटिल, गहरा और बहुआयामी होता है। उसे सिर्फ 16 बक्सों में फिट करने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसे आप पूरे समंदर को एक छोटी सी बाल्टी में भरने की कोशिश कर रहे हों। असलियत तो ये है कि हम में से शायद ही कोई किसी एक श्रेणी में पूरी तरह से फिट होता हो। और यहाँ एक और बड़ी मजेदार समस्या सामने आती है। ये सिद्धांत ना एक मनमानी विभाजन रेखा खींच देते हैं।
जरा सोचिए, दो लोग एक ही टेस्ट देते हैं। दोनों के स्कोर लगभग एक जैसे हैं, लेकिन एक उस रेखा के बस जरा सा इस पार है और दूसरा जरा सा उस पार। तो इसका नतीजा क्या होगा? अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ व्यक्ति ए का स्कोर 49% है और व्यक्ति बी का 51%। दोनों में सिर्फ 2% का फर्क है, जो असल में देखा जाए तो लगभग कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रकार सिद्धांत के अनुसार इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी मोटी दीवार खड़ी कर दी जाती है। तो नतीजा ये होता है कि व्यक्ति ए को अंतर्मुखी का लेबल दे दिया जाता है और व्यक्ति बी को बहिर्मुखी का, जबकि असल जिंदगी में शायद दोनों का व्यवहार लगभग एक जैसा ही हो। है ना अजीब बात? ये इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमी को साफ साफ दिखाता है, जहां एक मामूली से अंतर को बहुत बड़ा बनाकर पेश कर दिया जाता है। और बात सिर्फ इस कट ऑफ की समस्या पर ही खत्म नहीं होती, और भी कई आलोचनाएं हैं। कई प्रकार सिद्धांतों का कोई मजबूत वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। कुछ को तो अब छद्म विज्ञान या सूडो साइंस माना जाता है। ये सिद्धांत इस सच्चाई को भी नजरअंदाज करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय और अनुभव के साथ बदलता है। और हाँ, वे ये भी भूल जाते हैं कि हमारा व्यवहार किसी स्थिति के अनुसार भी बदलता है। इन्हीं सब सीमाओं के कारण मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को समझने के लिए एक ज्यादा लचीला, ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा सूक्ष्म तरीका अपनाया। और यहीं से गुण सिद्धांत या ट्रेट थ्योरी का उदय हुआ, जो हमें इन तंग बॉक्सों से निकालकर एक खुले स्पेक्ट्रम पर रखता है। गॉर्डन ऑलपोर्ट जैसे मनोवैज्ञानिकों ने गुणों को अलग अलग स्तरों पर देखा। उन्होंने कहा कि कुछ गुण होते हैं कार्डिनल गुण, जो इतने हावी होते हैं कि वो किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी को ही परिभाषित कर देते हैं, जैसे मदर टेरेसा का परोपकार। पर ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के पास 5 से 10 केंद्रीय गुण होते हैं, जो हमारी पहचान बनाते हैं, जैसे कोई ईमानदार है, कोई मिलनसार है, और बाकी होते हैं द्वितीय गुण, जो सिर्फ खास स्थितियों में ही नजर आते हैं। आज के समय में व्यक्तित्व मनोविज्ञान में जो मॉडल सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाता है, उसे कहते हैं द बिग 5 या 5 बड़े गुण। ये सिर्फ एक और सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये दशकों के शोध का नतीजा है। इसे दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों और आयु समूहों में परखा गया है और सही पाया गया है। इसीलिए इसे पर्सनालिटी रिसर्च का स्वर्ण मानक यानी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये मॉडल व्यक्तित्व को 5 बड़े आयामों पर मापता है। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है ओशन, OCEAN। O यानी नए अनुभवों के लिए खुलापन, C यानी कर्तव्य निष्ठा या जिम्मेदारी, E यानी बहिर्मुखता, A यानी सहमति मतलब दूसरों के साथ सहयोग करने की प्रवृत्ति, और N यानी न्यूरोटिसिज्म या भावनात्मक अस्थिरता। हर व्यक्ति इन 5 पैमानों पर कहीं ना कहीं आता है। किसी में कोई गुण ज्यादा होता है तो किसी में कम। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सबूत सामने आता है। जब हम हजारों लाखों लोगों के व्यक्तित्व को इन पैमानों पर मापते हैं, तो परिणाम कुछ अलग अलग समूहों में नहीं बंटते, बल्कि वे एक बेल कर्व बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग कहीं बीच में होते हैं और बहुत कम लोग बिल्कुल किनारों पर। ये गुण सिद्धांतों के लिए एक बहुत मजबूत सबूत है कि व्यक्तित्व एक स्पेक्ट्रम है, कोई श्रेणी नहीं। तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि प्रकार सिद्धांत पूरी तरह से गलत है और सिर्फ गुण सिद्धांत ही सही है? नहीं, मामला इतना भी सीधा नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान अब इन दोनों दृष्टिकोणों को मिलाने का एक तरीका खोज रहा है, ताकि हमें दोनों की अच्छाइयां एक साथ मिल सके। ये तालिका दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है प्रकार सिद्धांत, जो समझने और बात करने में बहुत आसान है, लेकिन वो चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बना देते हैं। और दूसरी तरफ है गुण सिद्धांत, जो ज्यादा सटीक है, जटिलता को समझते हैं और वैज्ञानिक भविष्यवाणी के लिए बेहतर है, पर उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एक तरफ है सरलता और दूसरी तरफ है सटीकता। तो सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें गुण सिद्धांत की वैज्ञानिक सटीकता भी मिल जाए और प्रकार सिद्धांत की सरलता भी? दिलचस्प बात यह है कि आजकल के शोधकर्ता बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहे हैं। वे गुणों के विशाल डेटा का विश्लेषण करके प्रकारों जैसे पैटर्न या समूह खोज रहे हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये विशाल अध्ययन। इसमें शोधकर्ताओं ने 15 लाख लोगों के बिग 5 गुण डेटा का विश्लेषण किया। 15 लाख लोग, और उन्होंने पाया कि लोग स्वाभाविक रूप से कुछ प्रकार जैसे समूहों या क्लस्टर्स में आते हैं। ये दिखाता है कि शायद दोनों दृष्टिकोणों को मिलाया जा सकता है। इस अध्ययन ने 4 मुख्य समूह पहचाने: रोल मॉडल, जो हर गुण पर अच्छा स्कोर करते हैं,
आत्मकेंद्रित, जो बहिर्मुखी तो हैं लेकिन बाकी गुणों पर कम स्कोर करते हैं, आरक्षित, जो अंतर्मुखी और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, और औसत, जो कि सबसे आम समूह है। तो देखिए, हमें लेबल भी मिल गए, लेकिन ये लेबल मनमाने नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक डेटा पर आधारित है। चलिए, अब अपने अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। और सवाल ये है कि प्रकार और गुणों के बीच का ये सारा अंतर हमारे दैनिक जीवन में आखिर क्यों और कैसे मायने रखता है? इन सिद्धांतों का हमारी खुद की और दूसरों की समझ पर क्या असर पड़ता है? तो निचोड़ ये है कि दोनों ही दृष्टिकोणों की अपनी अपनी जगह हैं। जब हमें वैज्ञानिक सटीकता और गहरी समझ चाहिए, जैसे किसी शोध में या किसी थेरेपी में, तो गुण सिद्धांत बहुत बेहतर हैं। लेकिन जब हमें किसी से जल्दी और आसानी से संवाद करना हो या किसी टीम में लोगों की अलग अलग भूमिकाओं को समझना हो, तो प्रकारों जैसे सरल लेबल मददगार हो सकते हैं। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। जब कोई अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचता है, तो उसे खुद को बदलते हुए गुणों का एक मिश्रण मानना ज्यादा सही लगता है, या फिर मैं एक INTJ हूं जैसा एक स्पष्ट और पक्का लेबल ज्यादा संतोषजनक और सटीक महसूस होता है? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं है। मुझे उम्मीद है कि व्यक्तित्व को समझने की इस यात्रा में आपको मजा आया होगा और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा, तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं कि आप अपने व्यक्तित्व के बारे में कैसे सोचते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और इस तरह की और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।